हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस। अगेन ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस जो यूनिट चल रहा है हमारा उसका टॉपिक है। इससे पहले हम परसेप्शन और अटेंशन ये पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में इंटेलिजेंस पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी थ्योरीज आती हैं एग्जाम में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में सिर्फ हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दो टाइप की लिखी है, एक एज यूजुअल आपके समझने के लिए और दूसरा आपके एग्जाम में लिखने के लिए। आप चाहते हैं तो दोनों लिख सकते हैं। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक आपकी खुद की कैपेसिटी कि आप कोई भी चीज को कितनी जल्दी समझ जाते हैं, किसी भी चीज को जल्दी याद कर लेते हैं, या फिर उस नॉलेज को आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई नॉलेज, ये तीनों चीजें। अब देखो, आप किसी भी स्टूडेंट को बोलते हो ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको क्या टेंशन लेने की जरूरत है एग्जाम की, तो आप क्या देखकर इंटेलिजेंट बोलते हो? आप यही बोलते हो ना कि उसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, वो टाइम से पढ़ लेते हैं, वो जो पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है। यही कुछ कैटेगरीज हैं, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको इंटेलिजेंट बनाती हैं। पर सिर्फ एग्जाम पर्पस से पढ़ना ही इंटेलिजेंट नहीं कहलाता है। आप पढ़ लेते हो, आप याद कर लेते हो, पर जरूरत पड़ने पे अगर आप वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी तरीके से इंटेलिजेंट नहीं कहलाओगे। ठीक है, उससे हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए। ओके, इट इज लाइक आवर मेंटल सुपर पावर हेल्पिंग अस थ्राइव इन दी वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी इंटेलिजेंट है तो वो कहीं भी ना जाके आराम से रह सकता है। हॉस्टल में गए, आराम से हॉस्टल एनवायरनमेंट जो उसको अडाप्ट कर लिया, किसी भी न्यू सिटी में गए, वहां का जो कल्चर है उसको अडाप्ट कर लिया, वहां पे बहुत अच्छे से घुल मिल गए। ठीक है, दैट इज रियल इंटेलिजेंस, कि आप जो भी सीख रहे हो, जो भी समझ रहे हो, उसको आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो, आप एडजस्ट कैसे होते हो सभी के बीच में। ठीक है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो किसी के सामने, दैट इज योर इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। Intelligence is the ability to master the information and skills needed to succeed within a particular culture। ठीक है, अब ये जो लॉलुटो है, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि किसी भी फील्ड में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप मतलब बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेते हो, आप उसका जो मास्टर्स है, मतलब उसकी जो एबिलिटीज होती हैं उसमें मास्टर्स कर लेते हो, बहुत अच्छे से सीख जाते हो, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। किसी भी कल्चर को के ऊपर आपने पढ़ लिया, कल्चर एज इन, मैं यहाँ सिर्फ कल्चर बोल रही हूँ, कल्चर एज इन आप किसी भी पढ़ाई को भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, या फिर लॉयर्स हो गए, नर्सेज हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब मास्टर्स ही कर रहे हैं। मास्टर्स एज इन ये अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब जाके इन्हें फिर जॉब मिलती है। मैं सिर्फ ये कुछ जॉब्स का नाम ले रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि बाकी जॉब्स नहीं है। आर्टिस्ट हो गए, डांसर्स हो गए, या फिर सिंगर्स हो गए, ये सभी अपने अपने पर्टिकुलर उनका जो एरिया है उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस। अब इसका मतलब क्या है कि क्या आपके इंटेलिजेंट होने का रीजन आपके हेरिडिटी या फिर आपका आसपास जो एनवायरनमेंट है वो हो सकता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, या डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही होगी, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन ही होंगे। ये हम क्यों बोलते हैं? ये हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हेरिडिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर मम्मी पापा इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, उसमें वो जो जीन्स है वो आते हैं। तो हेरिडिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके इंटेलिजेंस लेवल में। और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी, एनवायरनमेंट एज इन आप किस एनवायरनमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, आप किस माहौल में रह रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसे माहौल में हो जहां सभी आपको बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पे आपको सब मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है तुम पढ़ो, तुम अचीव करो, तो ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट
होता है, ठीक है। ऑब्वियसली हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए एक्सेप्शनल्स आर देयर। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आपकी सेल्फ विल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तभी आप पढ़ पाते हो, अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। तो जो ये है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, पर सेल्फ विल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ओके, तो अभी आपके सामने एक स्लाइड आ रही है और इस स्लाइड में आप डिटेल में देख सकते हो। तो मैं पढ़ के बताती हूँ क्या है। सबसे पहले है हमारे पास रोल ऑफ हेरिडिटी या फिर नेचर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इंटेलिजेंस रन इन फैमिली थ्रू जेनेटिक ट्रांसमिशन, जो मैंने आपको बताया कि जीन्स में भी इंटेलिजेंस लेवल होता है, तो वो अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई आईक्यू पेरेंट ऑफन हैव हाई आईक्यू चिल्ड्रन। तो देखा गया है जिनके पेरेंट्स का आईक्यू, जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, वो अगर ज्यादा हो तो बच्चों का भी आईक्यू ज्यादा होता है। फिर जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी। तो अगर जो पेरेंट्स हैं उनके मेमोरी अच्छी है, वो अगर बहुत इंटेलिजेंट है, तो सेम अगेन भाई बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिकल ट्विन्स स्टडीज शो सिमिलर आईक्यूज इवन इन डिफरेंट एनवायरमेंट। तो आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं उनका आईक्यू जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर उन्हें डिफरेंट एनवायरमेंट मिलता है फिर भी उनका जो आईक्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एडॉप्शन स्टडीज रिवील चिल्ड्रंस आईक्यू आर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। और जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है तो उनका भी यही देखा गया कि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनकी जो आईक्यू होती है वही बच्चे में भी आई होती है। तो हेरिडिटी में बेसिकली हम बात करें कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ एनवायरमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्रीनेटल केयर, न्यूट्रिशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड फिजिकल एंड सोशल सराउंडिंग्स अफेक्ट इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल सही बात है। प्रीनेटल केयर एज इन जब बच्चा पेट में होता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट है उस टाइम पे उसको कितना पोषण मिल रहा है, उस टाइम पे वो अच्छे से खा रही है या नहीं खा रही है, उस टाइम पे उनके घर का एनवायरमेंट कैसा है, मतलब स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है या फिर वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी जो है वो बिता रही है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। दैट्स वाई डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि इनको कोई स्ट्रेस मत देना, इनके आसपास खुशी का माहौल बनाए रखो और इनको बहुत हेल्दी चीजें खिलाओ, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, डेली टाइम से खाना और ऑल द टाइम, मतलब प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर मेडिकेशन लेना, सब कुछ सही टाइम से करना होता है सो दैट बच्चा भी इंटेलिजेंट पैदा हो। ओके, उसके अलावा दिया हुआ है प्रॉपर न्यूट्रिशन लीड टू हायर आईक्यू स्कोर्स। जैसा बोलते हैं ओमेगा 3, ओमेगा फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मदर वॉलनट खा रही है या ओमेगा फैटी एसिड्स प्रॉपरली ले रही हैं तो बच्चे का आईक्यू भी प्रॉपर होगा। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं अच्छे आईक्यू के लिए। देन आता है fetal alcohol syndrome impact language, motor coordination and mental development। तो जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे मना किया जाता है कि वो ड्रिंक ना करे, एज एन अल्कोहल कंज्यूम ना करे, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है बच्चे के कॉग्निटिव प्रोसेस पे इफेक्ट डालेगा और बच्चा हो सकता है कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली ना हो पाए, कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो अच्छे से डेवलप ना कर पाए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन फ्रॉम हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफन हैव हायर आईक्यूज। देखा गया है कि जो बच्चे हाई क्लासेस से आते हैं, हाई सोशियो इकोनॉमिक फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उनका आईक्यू अच्छा होता है क्योंकि उनके आसपास एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, वो ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपरली लेते हैं, ये चीजें इफेक्ट करती हैं। फॉर्मल स्कूलिंग प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर आप बच्चे को तरीके से स्कूल भेजते हैं, एक फॉर्मल तरीके से भेजते हैं, तो उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी इंक्रीज होता है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। एंड लास्ट है आईक्यू टेंड टू डिक्लाइन विद ईच मिस्ड एकेडमिक ईयर अमंग स्कूल ड्रॉप आउट्स। तो देखा गया है कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट कर देता है, अपनी क्लास नहीं पढ़ रहा है या एक क्लास पढ़ा और एक क्लास कूद के दूसरी क्लास में चला गया, तो उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी हिलेगी और उसके साथ साथ उसका आईक्यू भी हिलेगा। अब ये जो देखते हैं ना, हम लोग स्कूल में हम पढ़ते थे पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो बहुत ही लिमिटेड लोग ऐसे होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक यूज कर रहे होंगे या फिर पाइथागोरस थ्योरम या a² + b² ये जो फॉर्मूलाज हम पढ़ते थे वो यूज करते होंगे। ये हमारे काम नहीं आ रहा है, सभी के काम नहीं आता है, कुछ लोगों के अभी भी काम आता है, लेकिन जिनके काम नहीं आता है उनको सिर्फ
इसलिए पढ़ाया गया सो दैट हमारा आईक्यू बढ़े, ठीक है। हम जितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उतना ही हम इंटेलिजेंट होते जाते हैं, तो इसीलिए स्कूल्स में हमें ये कराया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। पहला है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, दूसरा है सोशल इंटेलिजेंस, तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस, और पांचवा है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एज इन आपके सामने कुछ पड़ा है, आपको उसको सही करना है। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल है जैसे इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स हो गए या मैकेनिक्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये अपने सामने किसी भी चीज को, मतलब एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को ये हैंडल कर रहे हैं, तो इनको ये किस में आते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मतलब रिलेटेड टू हैंडलिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और मशीन्स, बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय इंजीनियर्स एंड मैकेनिक्स, एप्लीकेबल इन ऑपरेटिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो कॉन्क्रीट में क्या हो रहा है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सोशल इंटेलिजेंस पे। तो सोशल इंटेलिजेंस नाम से ही पता लग रहा है सोशलाइज करना, मतलब आपकी एबिलिटी एक इतनी अच्छी है या नहीं है कि आप सोशलाइज कैसे करते हो। बहुत लोग होते हैं कि 4 लोग होंगे तो वहां से भाग जाते हैं कि अरे कौन बात करेगा, कैसे बात करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो जाके सामने बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशंस इन डेली लाइफ, इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड एक्टिंग वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, असेंशियल फॉर लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेल्समैन एंड डिप्लोमेट्स, ठीक है। तो ये जो जो कैटेगरी है सेल्समैन की, डिप्लोमेट्स की, ये लोग बात करते हैं, सोशलाइज करते हैं, इन्हें पता है कि कब मुझे क्या बोलना चाहिए सो दैट सामने वाला पर्सन कन्विंस होगा। अगर आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपकी सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोशल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही आप अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको रीच आउट करना पड़ता है दूसरों के पास, है ना। आपको कन्विंस करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट आपको क्यों यूज करना चाहिए। ओके, जैसे लीडर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये सब क्या है, ये बोलने पे तो इनका चल रहा है ना सब कुछ। तो बोलना अगर अच्छा आता है दैट मींस योर सोशल इंटेलिजेंस इज गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, इसमें देखो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स एक्वायर्ड थ्रू द स्टडी ऑफ बुक एंड लिटरेचर, कॉमन अमंग टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड फिलोसोफर्स। अब इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए या फिलोसफर्स हो गए, इन्हें बुक्स बहुत पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो जो चीजें कॉन्क्रीट नहीं है, मतलब सामने नहीं है, उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी थिंकिंग से उसे समझ पा रहे, एब्स्ट्रैक्ट है वो, ठीक है। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है वो ज्यादा किसमें होती है, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये हमेशा इनको बुक पढ़ना पड़ता है, हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है, अंडरस्टैंड्स अदर्स फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली to others' needs, basis of empathy, self-awareness, and social skills, enables turning into other feelings for responsiveness. एंड लास्ट है सपोर्ट्स सक्सेस अलोंगसाइड मॉडरेट आईक्यू स्कोर्स। मतलब ये क्या है, ये दूसरों के साथ एम्पथाइज करते हैं, है ना, सेल्फ अवेयर रहते हैं, इन्हें पता है कि किसी को हर्ट नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब दूसरों के लिए भी सोचते हैं। सपोज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो किसी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते, अगर कहीं भी कुछ किसी को भी चोट लगती है सबसे पहले वो भागते हैं कि अरे चोट लग गई, आओ आपका मतलब इलाज करवा देते हैं, या ये बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं दूसरों में। अगर ऐसी दुनिया नहीं होगी तो सब पता नहीं क्या ही होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है सो दैट हमारे अंदर एक दूसरों के लिए एम्पैथी हो कि अरे उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, सो दैट हम हेल्प कर पाए दूसरों को, ठीक है। और ये लोग बहुत आगे जाते हैं, इवन तो अगर इनका मॉडरेट आईक्यू भी है तो भी ये बहुत अच्छे से आगे चले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो इमोशनल कनेक्टिविटी होती है दूसरों के साथ वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे गार्डनर्स 8 मेजर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो गार्डनर है इन्होंने कुछ 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो 8
टाइप्स, जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, स्पेशियल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। अब इसमें सभी में डिस्क्रिप्शन साइड में दिया हुआ है। जैसे म्यूजिकल है तो उनके स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, म्यूजिक से इन्वॉल्व जितने भी स्किल्स होते हैं वो सारे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, जैसे म्यूजिशियन के होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब उनकी अपनी बॉडी पे कंट्रोल होता है, वो उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या करना है, अपनी बॉडी को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डांसर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, एक्टर है, सर्जन्स है। फिर आता है लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है, तो इनके जो है इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है और साइंटिफिक थिंकिंग होती है, ठीक है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए। फिर आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, जैसे लिटरेचर्स वाले हैं, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, ये जो ओल्ड लैंग्वेजेस थे, जो बहुत पुराने पुराने लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे बुक्स वगैरह लिखते हैं। फिर आता है स्पेशल इंटेलिजेंस, skills involving special configurations such as those used by artists and architects। तो आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट के थ्रू जो एक जो स्किल यूज हो रही है, दैट इज स्पेशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल एज इन दो लोगों के बीच की जो सेंसिटिविटी होती है, मूड कैसा है, या फिर कोई गुस्सा तो नहीं है, किसको कैसे काम करना है, किसको कैसे मोटिवेट करना है, जैसे जो मोटिवेटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उन लोगों के अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से आप बात कैसे कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल एज इन खुद के बारे में जानना, ओके, नॉलेज ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ वन सेल्फ, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, मैं कब कैसे, मतलब अपने बारे में ही सब कुछ जान जाना, दैट इज इंट्रापर्सनल। एंड लास्ट है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, दैट इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई पैटर्न इन नेचर। जिन्हें नेचर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, नेचर में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आईक्यू। तो अगर आपको कभी भी आईक्यू किसी का भी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बेसिकली होता क्या है, आईक्यू इज द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम सीए बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो आपसे अगर कोई भी पूछता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता है और यही इसकी डेफिनेशन भी होती है। मेंटल एज, एम ए क्या है, मेंटल एज, और सी ए क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज एज इन आप कितने साल के हो गए हो, मेंटल एज आपको प्रोवाइड की जाती है, मेंटल एज हम खुद नहीं निकालते हैं, मेंटल एज आपको खुद प्रोवाइड की जाती है, और ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जो भी आपकी आईक्यू होगी। सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका जो मेंटल एज है वो 12 है, और उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 है, इसका आईक्यू कितना होगा, ठीक है, तो इसका आईक्यू हो जाएगा 120, ठीक है। तो ऐसे हम आईक्यू को निकालते हैं। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप याद रखना, आईक्यू क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू आईक्यू। तो ये मेंटल रिटार्डेशन में हम पढ़ते हैं डिटेल में, वैसे तो मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, तो जब हम साइकेट्री पढ़ेंगे, साइकेट्री में जब हम मेंटल रिटार्डेशन पढ़ते हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन में डिटेल में हमें पढ़ना होता है कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुई है आईक्यू की। पर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो आईक्यू रेंज एक तरफ लिखा है, एक तरफ लिखा है आईक्यू क्लासिफिकेशन। जो रेंज है वो शुरू होता है 140 एंड अबव, और जो सबसे लोएस्ट है वो 0 to 20, ठीक है, और 70 to 80 जो है वो बॉर्डर लाइन है, मतलब 70 to 80 नॉर्मल, बहुत जो एक होता है ना स्टूडेंट जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बॉर्डर जो लाइन होती है वो क्या है, 70 to 80, मतलब 80 से ऊपर होना ही चाहिए आपका आईक्यू। ओके, तो 80 से अगर 90 है तो डल एवरेज है, 90 से 110 है तो एवरेज है, 110 से 20 है तो अबव एवरेज है, 120 से 130 है तो सुपीरियर, फिर उससे ऊपर वेरी सुपीरियर, और जीनियस। जीनियस जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है तो उनको हम जीनियस मानते हैं, तो उनकी आईक्यू हम जीनियस में काउंट करते हैं। और अगर मैं नीचे देखूं, अगर बॉर्डर लाइन से नीचे देखूं, तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आईक्यू नीचे जाती जाती है, वैसे वैसे ये जो मेंटल रिटार्डेशन है ये होता है, और ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम एमआर भी बोलते हैं, ये होता क्या है।
ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। लास्ट हम देखते हैं यूज ऑफ इंटेलिजेंस। यूज ऑफ इंटेलिजेंस में फर्स्ट पॉइंट है एडजस्ट क्विकली एंड करेक्टली टू चेंजिंग सिचुएशन। दूसरा पॉइंट है फैसिलिटेट्स हायर मेंटल प्रोसेसेस लाइक रीजनिंग, जजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि आप कहीं भी जाते हो तो आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती, और दूसरे का मतलब है कि आपकी रीजनिंग, आपका जजमेंट पावर ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एड्स इन लर्निंग डिफिकल्ट टास्क एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है एनहांस परफॉर्मेंस अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट पॉइंट है enables quick understanding of things, एंड लास्ट है applies knowledge from various subject to current situation। तो ओवरऑल हमें इससे समझ में ये आता है कि कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन है उसको एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, अडेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, उसका जजमेंट पावर अच्छा होगा, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छा होगा, ठीक है। वो किसी भी सिचुएशन को रिलेट करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और सब्जेक्ट्स जितने भी वो पढ़ते हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आता है इंटेलिजेंस लेवल से या फिर इंटेलिजेंस से। तो आई नो ये वीडियोस बहुत लेंदी होती जा रही है, बट ये टॉपिक है ही लेंदी, इसीलिए हम थ्योरीज को अलग से पढ़ेंगे सो दैट ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ओके, एंड आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।